नमस्कार दोस्तों, मैं पारस गुप्ता मैथ्स एकेडमी से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम CSIR नेट के लिए और IIT जैम और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आप सभी लोग एंजॉय करेंगे। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करके डाउट डिस्कशन कर सकते हैं। तो शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हम लोग कैसे कैसे इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो जनरली हमने देखा है कि बुक्स में लीनियर अलजेब्रा और मैट्रिसेस कंबाइंड होकर आती है। स्टैंडर्ड्स बुक में हमने उन चीजों को थोड़ा सा आसान बनाया है, तो हमने इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। दो पार्ट्स में कौन कौन से? एक पार्ट तो हमने अपना अलग कर दिया है मैट्रिसेस का, और दूसरे पार्ट्स में हमने इसको अलग कर दिया है लीनियर अलजेब्रा में। तो इन मैट्रिसेस पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक डेफिनेशंस। हमारे पास जितने भी टाइप्स की मैट्रिसेस हैं सिलेबस में, उनकी डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक, उनकी ट्रेस प्रॉपर्टी, ट्रेस एंड ट्रांसपोज प्रॉपर्टी, कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तीसरे पार्ट्स में हम जाके इसमें हम फिर पहुंचेंगे हम अपने इस टॉपिक को लेकर डिटर्मिनेंट की तरफ। डिटर्मिनेंट्स की तरफ ले जाएंगे इसको। डिटर्मिनेंट में हम जितनी मैट्रिसेस की डेफिनेशंस पढ़ेंगे, उनकी क्या पॉसिबल डिटर्मिनेंट वैल्यूज हो सकती है, उन चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। डिटर्मिनेंट को करने के बाद हम पहुंचेंगे कहां पर? रैंक की तरफ। रैंक में हम दो टाइप की चीजें पढ़ेंगे, एक रो रिड्यूस एशेलोन फॉर्म और एक एशेलोन फॉर्म, और कुछ चीजों की कनेक्टिविटी हम रैंक को डिटरमिनेंट से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। रैंक के बाद हम पहुंचेंगे यहाँ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की तरफ पहुंचेंगे। इसमें हम जनरली जो 9 10 क्लास में 6 7 8 क्लास में हम सिस्टम को सॉल्व करते थे, x1 x2 मानकर या y1 x और y मानकर हम जो इक्वेशन सॉल्व करते थे, बिल्कुल हम उसको n वेरिएबल्स के ऊपर एक्सटेंड करके ले जाएंगे और उनको सॉल्व करेंगे। सिस्टम को करने के बाद हम पहुंचेंगे आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर की तरफ। इसमें हम ये चीज डिस्कस करेंगे, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर। ठीक, इतना करने के बाद हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्म्स की तरफ लेके जाएंगे इसको। क्वाड्रेटिक फॉर्म्स में ही हम एक और टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, JCF को डिस्कस करेंगे। ठीक, इतना पार्ट्स हम अपना मैट्रिसेस में रखने वाले हैं। फिर हम इधर लीनियर अलजेब्रा में आ जाएंगे। लीनियर अलजेब्रा में हम अब जो हमने जितना भी मैट्रिसेस में पढ़ा है उसको लीनियर अलजेब्रा में कनेक्ट करेंगे। तो उसमें हम सबसे पहले वेक्टर स्पेस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद सब स्पेस को डिस्कस करेंगे। सब स्पेस को डिस्कस करने के बाद हम इसको स्पैन यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन में हम इसको आगे एक्सटेंड करेंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन को हम उसमें मिक्स करके एल आई और साथ में इंक्लूड कर देंगे, डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस, इन दोनों को कंबाइन करके हम पहुंच जाएंगे कहां पर? बेसिस की तरफ। बेसिस होने के बाद हम पहुंच जाएंगे डायमेंशन की तरफ, और डायमेंशन करने के बाद हम लोग पहुंचेंगे, डायमेंशन करने के बाद हमारे पास इसमें एक और वेक्टर स्पेस आ जाएगा, कोशेंट स्पेस, तो हम उसी को इसमें कंबाइंड रखेंगे। तो इतना पार्ट्स करने के बाद हमारा जो है वेक्टर स्पेस का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। वेक्टर स्पेस पूरा करने के बाद हम पहुंचेंगे कहां? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस में। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को करने के बाद हम पहुंचेंगे लीनियर फंक्शनल में। लीनियर फंक्शनल में ही हम बहुत सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे, एनिहिलेटिंग क्या होती है, ठीक, और ये ऑर्थोगोनलिटी, ये सब चीजें क्या होती है, हम इसी में ही डिस्कस करके ले जाएंगे। ठीक, लीनियर फंक्शनल करने के बाद हम कन्वर्ट कर देंगे इसको, कन्वर्ट करके ले जाएंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस में, और इनर प्रोडक्ट स्पेस करने के बाद हम इसको ले जाएंगे बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नली तो हमारा
कॉम्प्लेक्स का टॉपिक है, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो इतना सब हम करने के बाद अपना लीनियर का टॉपिक फिनिश कर पाएंगे। ठीक, इसमें ज्यादातर चीजें, ये सारी चीजें तो हमारी यहाँ तक की जैम में है ही है, आईआईटी जैम में है, और यहाँ से लेके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तक जैम में है। बाकी ये 3-4 टॉपिक जो बढ़ जाते हैं वही हमारे नेट में इंक्लूड होते हैं। तो जैम का टॉपिक और नेट का टॉपिक ऑलमोस्ट 80% सेम है। ठीक, इतनी बात क्लियर है। तो इतना सब हम करने के बाद अपना लीनियर अलजेब्रा और मैट्रिसेस का पार्ट्स खत्म कर देंगे। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं किसकी, मैट्रिसेस की। हम 11th क्लास में या 12th क्लास में डेफिनेशन पढ़ते हैं, मैट्रिसेस इज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स या मैट्रिसेस एन array having mn element in a n arranged in m rows and n columns। तो वही डेफिनेशन है, सिंपली आप जो पढ़ते हुए आ रहे हैं। फिर तो इसको हम डिनोट करते हैं जर्नली a इज इक्वल टू aij ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n वेयर aij comes from the field। When field is real number, then we call A is a real matrix. If field is complex number, then we called A is a complex matrix. These are the general notations. Generally, many people write like Aij of order m cross n। ठीक है ना, नॉर्म फॉर्म में भी हम मैट्रिसेस को डिनोट कर देते हैं कभी कभी। ठीक, तो ये आर जस्ट यूजुअल नोटेशंस। तो जनरली हम इस फॉर्म में ही लिखेंगे उसको Aij स्क्वायर ब्रैकेट में, है ना। तो आगे बढ़ते हैं इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। तो मैट्रिसेस की डेफिनेशन तो एकदम जनरल डेफिनेशन है, उसमें कोई ज्यादा जोर देने वाली बात नहीं है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में वैसे तो हमारे पास बहुत सारे टाइप्स की मैट्रिसेस हैं। हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को बढ़ाते हुए चले जाएंगे अपने सुविधा के अनुसार से, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रो मैट्रिक्स। इसको हम रो वेक्टर भी बोल देते हैं कभी कभी। तो नाम से पता चल रहा है रो, है ना। तो उसमें हमारे पास रो होनी चाहिए एक। जब एक रो होगी तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजों को हमने नाम दिया है रो मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, इफ ए इज एनी जनरल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, देन A is called row matrix if what the condition is required here, m is equal to 1। if we put m is equal to 1 in the general matrix, then matrix converts into a row matrix, then such a matrix are known as row matrix or oblique row vector। for an example, we can consider A is equal to 1 1 2 3। so this is the example of a row matrix। then we define the next one, that's called the कॉलम मैट्रिक्स, या जनरली हम इसको कॉलम वेक्टर भी बोल देते हैं। नाम कॉलम है तो जनरली इस तरीके से इसको बनाया जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर एक ही कॉलम रहने वाला है, तो यानी कि इस बार n की वैल्यू कितनी रह जाएगी 1। तो नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती है हमारे पास, है ना। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, जनरल डेफिनेशन A इज इक्वल टू Aij ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज कॉल्ड column matrix if what is the condition is required here, n is equal to 1। if n is equal to 1, तो जब हमारा n की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो हमारी जो बनकर तैयार होगी वो कौन तैयार होगी, कॉलम मैट्रिक्स तैयार होगी। एग्जाम्पल के फॉर्म में आप कितना भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 1 2 3 से लेके आप n तक कितना भी इसको एक्सटेंड करके ले जा सकते हैं, कितनी भी नंबर ऑफ रोज ले सकते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। इसमें जो अगला है आप उसको नाम देंगे नल मैट्रिक्स या ऑब्लिक, हम इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं।
ठीक, इसके दो नाम रहते हैं, नल और जीरो। नल का मतलब कुछ भी ना होना। तो अब जनरल मैट्रिक्स Aij of order n cross n is called null matrix if Aij is the identically zero for all I and j, where I, the value of I stands from 1 to n, 1 to m, and the value of j 1 to रो एंड, ठीक, m रो है हमारे पास, n कॉलम है, तो a is all entries are जीरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला जो टाइप है इसमें वो है स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो ये सब बेसिक डेफिनेशन है, बस हम इनको एक बार ओवरव्यू ले रहे हैं और कुछ नहीं इनका मोटिव कराने का। स्क्वायर मैट्रिक्स, अब जर्नल मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एम इज इक्वल टू एन। जब एम और एन की वैल्यू क्या हो, दोनों सेम हो जाए, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, देन सच अ मैट्रिक्स आर नोन एज स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स। दैट मीन्स ए इज रिटन लाइक A11, 12, 13, 1n, 21, 22, 23, 2n, A, n1, n2, n3, and so on, n. So this is the formulation of the square matrix. तो here one चीज नोट we are considering, हम क्या चीज देख रहे हैं स्पेशल। अगर हम इस लाइन को थोड़ा सा गौर करें तो दिस लाइन, द रेड लाइन इज नोन एज diagonal line, and the elements on this line are known as diagonal elements. Okay, then the elements of the upper parts are known as upper elements, and the elements are lower parts are known as lower element. Then what we are observing here, the elements on the diagonal line having the same indexes, I and j are equal, I and j are equal, I and j are equal, and जो एलिमेंट्स डायगोनल लाइन के ऊपर हैं, द एलिमेंट्स विच आर अबव ऑफ द डायगोनल लाइन having the relation in I and j, and what is the relation in between them, the value of I is less than always j, and the elements which are below of the diagonal line having the relation in I and j again, then what are the relation? So here the value of I is greater than j. So finally we have classified the elements of Aij. Some elements having the property I less than j, some elements having property I greater than j, and some element having property I is equal to j. इसी के बेस पर on this basis we are defining the next move, and this is known as the our next part known as diagonal matrix. Definition of diagonal matrix, a square order matrix. So firstly we have a matrix on the square format. A is equal to Aij of order m क्रॉस m ले लीजिए या आप n क्रॉस n ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, जस्ट दे आर द सिंबल, इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ Aij is identically zero for all I is not equals to j। अगर आप पीछे वापस आए बैक, तो यानी कि ये जो लाइन है डायगोनल लाइन ऑन द एलिमेंट्स ऑन द डायगोनल लाइन having the index I and j are equal, and the remaining element does not have I and j are equal, that means elements of the form, which form, these elements, ये वाले एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट, ये जो है they are identically zero to being diagonal matrix। ठीक, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि
इस डायगोनल लाइन पे जो भी एलिमेंट आएंगे उनको छोड़कर बाकी की जो रिमेनिंग एलिमेंट हैं ये सब जीरो होने चाहिए। तो ये डायगोनल एलिमेंट पे एलिमेंट जो है वो जीरो है या नहीं है, दे आर जीरो और नॉट जीरो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, just we are interested at what, where the elements above the diagonal line and the below line are identically zero। ठीक, एग्जाम्पल लाइक आप ऐसे करके भी जीरो जीरो, a is equal to 1 0 0 0 0 0 0 0 2, that means the elements on the diagonal line identically zero or not zero does not matter, but property holding I and j are not equal, then elements must be zero। Okay, so this is the example of our which matrix, diagonal matrix। is this clear? आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला जो टॉपिक है इसमें वो है इक्वल मैट्रिक्स या इक्वल मैट्रिसेस या इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक, तो यहां पर जब इक्वलिटी की बात होती है, व्हेन वी टॉक अबाउट द इक्वलिटी देन वी मस्ट हैव एट लीस्ट टू थिंग्स फॉर टू कंपेयर, है ना। तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास कम से कम दो मैट्रिसेस होनी चाहिए। सो वी आर कंसिडरिंग टू मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म ए आई जे एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे। ओके, देन ए एंड बी आर इक्वल, देन ए एंड बी आर इक्वल if what the condition is required here, first condition is that the order of a and b must be same। तो जरूरी नहीं है कि ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो तभी सिम इक्वल हो, उनके दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। अगर ए का ऑर्डर एन क्रॉस एन तो बी का ऑर्डर भी एन क्रॉस एन, अगर ए का ऑर्डर एम क्रॉस एन तो बी का ऑर्डर भी एम क्रॉस एन ही होना चाहिए। इज दिस क्लियर? ठीक, एंड second thing is required here, the corresponding elements aij equals to bij for all ij। कहने का मतलब ये है, अगर ए मैट्रिक्स ए के अंदर ए वन वन तो मैट्रिक्स बी का बी वन वन इक्वल होना चाहिए। यह नहीं है कि आपने ए मैट्रिक्स से ए वन वन उठा लिया और यहां से बी वन टू और इनको बराबर कर दो, तो ये गलत हो जाएगा। तो ए वन वन बी वन वन के बराबर, ए वन टू वी वन टू के बराबर, ए वन थ्री इक्वल्स टू बी वन थ्री, इस फॉर्म में होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के बाद। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस आर यूजुअल एज वी स्टडीड इन 11th क्लास, तो उनको बताने की जरूरत नहीं है। एंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज द सेम एज द 11th क्लास, तो उसको भी बताने की कोई नीड नहीं है हमारे पास। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, एक इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। सी, given that a is equal to 1 2 3 4, ठीक है, and asking that which of the following is equals to the given matrix। ऑप्शंस दे रखे हैं 1 2 8 9, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है 1 7 3 4, थर्ड ऑप्शन दे रखा है 6 2 3 14 और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है नन। ठीक, तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गिवन मैट्रिक्स के इक्वल मैट्रिक्स है। तो आपको लग रहा होगा कि देखो वही दोनों सब, ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 2, तो इन सब के ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, पहली कंडीशन रिक्वायर्ड हो गई।
दूसरी कंडीशन थी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, 1 1 के इक्वल, 2 2 के इक्वल, ठीक। लेकिन 3 8 के इक्वल नहीं है, 4 9 के इक्वल नहीं है, तो आपको लग रहा होगा कि ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। 1 1 के इक्वल, 2 7 के इक्वल नहीं है, तो ये भी खत्म, और 1 6 के इक्वल नहीं है, तो ये भी खत्म। तो आप इसका आंसर नन लगा देंगे ना। तो आप उस केस में आंसर नन लगा देंगे, तो ये जो है गलत हो जाएगा। आप सोचेंगे कैसे गलत हो जाएगा। तो जब भी लीनियर अलजेब्रा और मैट्रिसेस की बात होती है, तो वो कम से कम किसी फील्ड के ऊपर दिया होगा डाटा, फील्ड, चाहे वो रियल फील्ड हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स फील्ड हो, चाहे वो रैशनल फील्ड हो, चाहे वो हमारी फाइनाइट फील्ड हो। जब तक फील्ड नहीं गिवन होगी, तब तक आप लीनियर अलजेब्रा में कोई काम नहीं कर सकते। तो सिंस हेयर फील्ड इज नॉट गिवन, so therefore we are considering none as the answer, ठीक। वी आर नॉट, क्यों 2 7 के इक्वल नहीं है, ऐसा कभी नहीं कहना है, ठीक है। अगर हम इसी क्वेश्चन को ओवर जेड फाइल फील्ड पे, मॉडुलो क्लास 5 पे ले जाएं, तो मॉडुलो क्लास 5 पर 7 का मतलब तो 5 ही है, 7 का मतलब सॉरी 2 है, तो 1 2 3 4 बन जाएगा ये तो अब तो इक्वल हो गई ये दोनों, है ना। अगर आप मॉडुलो क्लास 5 पे फिर लेकर आओ इसको, तो 8 का मतलब 3 है और 9 का मतलब 4 है, तो ये भी इक्वल हो जाएगी इसके। और मॉडुलो क्लास 5 पर आप इसको देखो, 6 का मतलब 1 होता है और 14 का मतलब 4 होता है, तो ये भी इसके इक्वल हो जाएगी। तो तीनों ऑप्शन इसके आंसर हो जाएंगे उस केस में। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, जब तक फील्ड नहीं गिवन होगी तब तक आप नहीं बता सकते सिमिलरिटी है या नहीं है, इक्वलिटी है या नहीं है। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और है इससे मिलता जुलता, तो उसमें क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल टू द गिवन मैट्रिक्स ए एंड बी, है ना। तो ए गिवन है हमें, ए गिवन एज द एक्स वाई 1 2 and B is the given as 3 4 6 7, ठीक। एंड दे आर आस्किंग अगेन, तो अब तक हमारे पास ए और बी तो दे दिया, अभी किस चीज की कमी है, अभी किस चीज की कमी है, हमारे पास कमी है फील्ड की, हमें फील्ड गिवन नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे पास यहां पर अभी भी फील्ड की कमी है, तो हम फील्ड कंसीडर कर रहे हैं ओवर Z5। तो आप Z5 पे बताइए कि x और y की किस वैल्यू के लिए ये मैट्रिसेस इक्वल रहेंगी। तो Z5 के ऊपर अब जब आप देखने जाएंगे, तो Z5 का मतलब 6 को किस में कन्वर्ट कर देगा, 1 में, और 7 को कन्वर्ट कर देगा 2 में। तो 1 और 2 तो इक्वल हो गए। अब बात आती है किसकी, x एंड y की। तो x और y की कितनी वैल्यू काम करेंगी, तो x की वैल्यू 3 हो जाए और 4 हो जाए तो इक्वल हो जाएंगी। अगर 3 और 4 है ना, आप इसमें इसको 8 कर दीजिए, इसको 9 कर दीजिए, तो अभी भी तो इक्वल है, ठीक है। आप इसमें 13 कर दीजिए और उसको 14 कर दीजिए, अभी भी इक्वल है। तो यानी कि सिंपली हमें एक पैटर्न पता चल रहा है कि 3 में 5 के मल्टीपल या तो घटा लो या जोड़ लो, ऐसे 4 में 5 के मल्टीपल घटा लो या जोड़ लो, यानी कि 5 के मल्टीपल में, यानी कि एक ऐसी डिजिट जो 5 से डिविजिबल होने के बाद 3 रिमाइंडर दे दे और 4 रिमाइंडर दे, अलग अलग सेपरेटली फॉर एक्स एंड वाई।
तो यहां पर हम मोडुलो क्लास का यूज कर लेंगे। तो हमारी जो डिमांड है वो क्या है, तो ये दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल ओवर द फील्ड ऑफ Z5 इफ X is congruent to 3 mod 5 and Y is congruent to 4 mod 5। तो इस बात का मतलब यह है कि जब 5 डिवाइड्स करेगा x माइनस 3 को, और ऐसे इस बात का मतलब है 5 डिवाइड करता होगा, सो वी आर इंटरेस्टेड इन दोज इंटीजर्स वैल्यूज विच ऑफ द फॉर्म आर, यानी कि जिनको 5 डिवाइड करता हो x माइनस 3 को और 5 डिवाइड करता हो y माइनस 4 को। तो इनसे एक और नया क्वेश्चन बन सकता है। तो वो क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है ना। सो यही क्वेश्चन हमने दोबारा लिख रखा है, बस थोड़ा सा डाटा चेंज किया है बस। ए गिवन है, बी गिवन है, और ओवर द फील्ड Z5 गिवन है। तो देयर इज नो वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर विच a इज इक्वल टू b। देयर इज यूनिक वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर विच a एंड b आर इक्वल, and there are infinitely many values of x and y for which a and b are equal and can't say anything for the black written data। तो जो रेड रेड से मार्क है उनको नहीं देखना है, बस आपको कंसीडर करना है XY153647 को, ठीक, उनके लिए चेक करना है। तो उसके लिए उस केस में आंसर आपका नो वैल्यू ऑफ x एंड y एग्जिस्ट। जब आप इसको ओवर मॉडुलो क्लास Z5 कर देंगे तब आपके पास x एंड y की इनफाइनाइट वैल्यूज आ सकती हैं। तो हम इस क्वेश्चन को ही रिपीट करेंगे फिर से एक बार और यहां। तो क्वेश्चन बना लेते हैं, ऑप्शन बना लेते हैं इसके, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन A इज इक्वल टू B, देयर इज यूनिक वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर विच A इज इक्वल टू B। दूसरा, देयर इज नो वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर विच A is equal to B। There are finitely many values of x and y for which A is equal to B। चौथा ऑप्शन है अपना, there are infinite values of x and y for which A is equal to B। जनरली आपने बोला कि ऐसे इंटीजर x जिनमें से 3 घटाने के बाद 5 डिवाइड करता हो और 4 घटाने के बाद 5 डिवाइड करता हो, तो ऐसे कितने इंटीजर होंगे, इनफाइनाइट इंटीजर हो जाएंगे फिर उस केस में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना उस केस में, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर विच A एंड B आर। इज दिस क्लियर, ठीक। तो बाकी का कंटिन्यू करते हैं अपने लोग नेक्स्ट क्लास में। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।